Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 23rd of March 2023। 23 मार्च 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ। रिक्वेस्ट आपसे केवल इतनी रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक इट। सबसे पहले सवाल आपके स्क्रीन में आपको दिख रहे होंगे, मैनग्रोव फॉरेस्ट्स आर फाउंड प्रिडोमिनेंटली इन इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। आपको बताना है कि मैनग्रोव इनमें से प्रिडोमिनेंटली कहाँ पाए जाते हैं। फर्स्ट इज वेस्ट बंगाल, सेकंड इज उड़ीसा, थर्ड इज मध्य प्रदेश, फोर्थ इज आंध्र प्रदेश एंड फिफ्थ इज गुजरात। तो आपको सेलेक्ट करना है कि कौन कौन सी जगह है जहाँ पे पाई जाती है। देखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, मैं आपको बता देता हूँ टेक्निक। जैसे आपको एलिमिनेट करना है तो पहले ढूंढ लो कि कहाँ नहीं पाई जाती, किसमें बिल्कुल नहीं पाई जाती। तो मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ नहीं पाई जाती, तो मध्य प्रदेश है थर्ड नंबर में। अब थर्ड आप देख लो कि थर्ड में तो नहीं पाई जाती है, तो आप ऑप्शंस में से थर्ड को एलिमिनेट कर दो। अब जैसे ही आप थर्ड को एलिमिनेट करोगे तो आपके तीन ऑप्शंस हट जाएंगे, चौथा केवल सी आंसर बचेगा। तो दैट इज़ द आंसर, है ना। तो इस तरीके से क्या आता है, कई बार अपन एलिमिनेशन का यूज़ करते हैं और कौन सी चीज़ नहीं है उसमें नहीं फिट बैठ रही वो बस ढूंढना रहता है कई बार हमको, है ना। तो इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो जैसे ये मैप आपको दिख रहा होगा, ये मैप वही जगह है जहाँ पे मैनग्रोव्स पाए जाते हैं। तो ज़्यादा मात्रा में आपको गुजरात वाले रीजन में, दादरा नागर हवेली वाले रीजन में, इसके अलावा आपको वेस्ट बंगाल वाले रीजन में ज़्यादा दिखेंगे, आंध्र प्रदेश में मिलेगा आपको, है ना। थोड़ा बहुत महाराष्ट्र में हल्का, उड़ीसा में भी आपको मिलेगा, तमिलनाडु में आपको मिलेगा, कर्नाटका में, गोवा में आपको मिलेगा। तो ये रीजन्स है जहाँ पर आपको मैनग्रोव्स मिलेंगे। अदरवाइज मध्य प्रदेश में बिल्कुल नहीं है ना। तो ये आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग एडेप्टेशन हेल्प्स द मैनग्रोव प्लांट्स टू कोप विद देयर डायनामिक एंड हार्श इकोसिस्टम। आपको बताना है कि मैनग्रोव्स कैसे अपने हार्श इकोसिस्टम से बचते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है वी पेरी करते हैं, सेकंड कहता है स्टिल्ट रूट होते हैं, थर्ड कहता है न्यूमेटोफोर्स होते हैं। इनमें से क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो मैनग्रोव्स इनमें से क्या क्या करते हैं। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 1 2 3, तीनों ही चीज़ें करते हैं। वी पेरी क्या होता है एक्चुअली, देखो क्या होता है कि कई बार उनके जो सैपलिंग्स हैं वो ग्रो करने लगती हैं जब सीड प्लांट में ही अटैच्ड रहता है। मतलब सीड अलग से नहीं गिरता है कहीं पे, सीड प्लांट में ही अटैच रहता है, उसके साथ ही सीड के साथ ही वो ग्रो करने लगता है। तो वीवी पेरी। स्टिल्ट रूट क्या होता है, कई बार स्टेम से जैसे रूट निकल के आई और फिर बाद में ज़मीन में गड़ती है, जैसे बैनियन ट्री में होता है ना, ऊपर से छाल निकलती है और फिर वो नीचे जाके ज़मीन में गड़ती है। तो स्टिल्ट रूट भी होती है। अन्य न्यूमेटोफोर्स हैं कि ब्रीदिंग रूट्स होते हैं, रूट्स बाहर आ जाती हैं, तो ब्रीदिंग रूट्स भी होते हैं। तो तीनों ही मैकेनिज्म है जो कि मैनग्रोव्स फॉलो करते हैं। आई होप यू विल रिमेंबर देम एज वेल। तीसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू सर्वाइव इन द डीप ओशियन वाटर। इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सी डीप ओशियन वाटर में सर्वाइव करेगी। तो आपके सामने ऑप्शन है ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी या येलो एल्गी। डीप ओशियन के लिए कौन सी है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी, रेड एल्गी। रेड एल्गी में एक्चुअली एक रेड पिगमेंट होता है जिसको हम फाइकोएरिथ्रिन बोलते हैं। याद रखिएगा फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोएरिथ्रिन जो होता है, इट कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस यूजिंग ओनली शॉर्ट वेव्स लाइट फाउंड इन द ग्रेटर डेप्थ। तो ये जो आपका फाइकोएरिथ्रिन है वो शॉर्ट वेव्स वेवलेंथ का यूज़ करके लाइट की फोटोसिंथेसिस कर लेता है, इसलिए डीपर डेप्थ में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी और कुछ नया सीखने को मिला होगा आपके क्वेश्चंस के साथ। आगे मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस की तरफ। पहली न्यूज़ है 375 सालों के बाद स्पेकुलेशंस एंड एक्सप्लोरेशंस के बाद साइंटिस्ट ने फाइनली कंफर्म कर दिया है कि मिसिंग जो कॉन्टिनेंट था जिसको जीलैंडिया बोलते हैं वो है ना। मिसिंग कॉन्टिनेंट जीलैंडिया हैज़ बीन फाउंड। अब एग्जिस्टेंस जो है जीलैंडिया का वो पहली बार रिकॉर्ड किया गया था 1642 में डच बिजनेसमैन एंड सेलर एबल तस्मान। तो एबल तस्मान, जिसके ऊपर तस्मान सी भी है अगर आपको याद हो तो एबल तस्मान के ऊपर ये सी भी है एंड तस्मान ने ही वाज ऑन द मिशन टू फाइंड द ग्रेट सदर्न कॉन्टिनेंट। तो वो एक मिशन में थे ग्रेट सदर्न कॉन्टिनेंट को ढूंढने के लिए, है ना। टेरा ऑस्ट्रेलिस जिसका नाम था, ग्रेट सदर्न कॉन्टिनेंट ऑफ टेरा ऑस्ट्रेलिस, तो उसको ढूंढने के लिए गए थे, है ना। तो वहीं पे इन्होंने इसके बारे में बताया था। एंड साइज अगर हम जीलैंडिया की बोले तो इट्स अ लॉन्ग नैरो माइक्रो कॉन्टिनेंट दैट इज मोस्टली सबमर्ज्ड इन साउथ पैसिफिक ओशन, है ना। याद रखिएगा साउथ पैसिफिक ओशन में इट इज़ अबाउट हाफ ऑफ द साइज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। लोकेटेड अगर हम पार्ट देखें तो ये सदर्न ये एंशियंट सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना का हिस्सा था। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ दिस न्यू कॉन्टिनेंट इज लोकेटेड अंडर वाटर लाइंग बीनीथ 6560 फीट यानी 2 किलोमीटर ऑफ वाटर के अंदर है। सबमर्जेंस का रीज़न अगर हम देखें तो जीलैंडिया बिगैन टू पुल अवे फ्रॉम गोंडवाना एट रफली 105 मिलियन ईयर्स अगो। एंड जीलैंडिया जब स्टार्ट हो गया पुल करना
तो इट बिगैन टू सिंक बीनीथ द वेव्स एज वेल, है ना. तो दैट इज द थिंग व्हाई दिस हैपेंड. तो ये आप याद रखिएगा. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. दूसरी जो न्यूज़ है वो है नेशनल कमीशन फॉर डी नोटिफाइड नोमैटिक एंड सेमी नोमैटिक ट्राइब. एक नेशनल कमीशन बना हुआ है डी नोटिफाइड नोमैटिक एंड सेमी नोमैटिक ट्राइब्स के रिगार्डिंग. और ये कब बना था? ये बना था 2014 में. याद रखिएगा, इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2014. याद रखिएगा. एंड इसको एक काम दिया गया था कि ये स्टेट वाइज लिस्ट बनाए डी नोटिफाइड नोमैटिक एंड सेमी नोमैटिक ट्राइब्स की. याद रखिएगा, डी नोटिफाइड सेमी नोमैटिक एंड नोमैटिक ट्राइब्स की. एंड जो NCDNT यानी नेशनल कमीशन फॉर डी नोटिफाइड नोमैटिक एंड सेमी नोमैटिक ट्राइब्स, उसने 2018 में अपनी रिपोर्ट दी, जिसके अकॉर्डिंग 1235 कम्युनिटीज़ उन्होंने डी नोटिफाइड नोमैटिक एंड सेमी नोमैटिक कम्युनिटीज़ में डाली थी. ठीक है ना. इसके अलावा मिनिस्ट्री ने इन्हीं ट्राइब्स के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ आपका सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इन्हीं ट्राइब्स के लिए क्या किया है? दे हैव स्टार्टेड अ स्कीम जिसका नाम है सीड स्कीम. सीड स्कीम याद रखिएगा. सीड स्कीम इज स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNT कम्युनिटीज़. स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNT कम्युनिटीज़ एंड इट इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ DNT कम्युनिटीज़. याद रखिएगा, टोटल आउटले इसमें 200 करोड़ का दिया गया है फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स. और इसमें बेसिकली बहुत सारी चीज़ें की जाएंगी. जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें कि ये प्रोवाइड करेगा कोचिंग फॉर गुड क्वालिटी DNT कैंडिडेट्स के लिए, ताकि उनका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्मेंस रहे. दूसरा एम आप लोग देख पा रहे हैं, टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस टू देम. तो इनको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना. तीसरा है टू फैसिलिटेट लाइवलीहुड इनिशिएटिव एट कम्युनिटी लेवल. लाइवलीहुड इनिशिएटिव कम्युनिटी लेवल प्रोवाइड करना. एंड इसके अलावा चौथा है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज फॉर मेंबर्स ऑफ दीज कम्युनिटीज़. तो हाउस बनाने के लिए भी है. तो ये याद रखिएगा, द इंपॉर्टेंट थिंग्स आर दीज. इसके अलावा आप सबको पता होगा कि ये जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. है ना. ये PIB का ही पेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं इसके बारे में. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. तीसरा है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है नोटिफिकेशन ऑफ थानथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का फॉर मेकिंग इट द 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ द स्टेट. तो थानथाई पेरियार, अगर आपसे कोई पूछे कि थानथाई पेरियार कहाँ पर है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये तमिलनाडु में है ना. कई बार पेरियार नाम आएगा तो अपन केरला बोल देंगे, थोड़ा कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, तो याद रखेगा. अच्छा, एक डिसीज़ न्यूज़ में थी जिसका नाम है बेबियोसिस. याद रखिएगा, व्हाट इज़ बेबियोसिस? तो बेबियोसिस इज अ डेडली डिसीज दैट अकर्स ड्यू टू द पैरासिटिक इन्फेक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स. याद रखिएगा, बेबियोसिस एक फैटल डिसीज़ है, डेडली डिसीज़ है. होती क्यों है? बिकॉज ऑफ द पैरासिटिक इन्फेक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स. पैरासिटिक इन्फेक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स. इट इज़ प्राइमरली ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड टिक्स. याद रखिएगा, ये बाइट ऑफ इन्फेक्टेड टिक्स से ये फैलती है. पर्टिकुलरली द ब्लैक लेग्ड और डियर टिक, जो ब्लैक लेग्ड और डियर टिक होती है उससे ज़्यादा फैलती है. वाइल मेनी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स में नॉट एक्सपीरियंस एनी सिम्टम्स, सम कैन बिकम सीवियरली इल. कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड फीवर, चिल, स्वेट, हेडेक, बॉडी एक, लॉस ऑफ एपेटाइट, नॉशिया, फटीग, है ना. तो इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग एज वेल. इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है बेबियोसिस. याद रखिएगा, पैरासिटिक इन्फेक्शन इन द रेड ब्लड सेल्स. ठीक है. तो ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. आपको समझ में आ गया होगा. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है. तो आप यहाँ से देख सकते हैं पीछे से, US अर्जेंटाइन स्कॉलर विंस एबल प्राइज़ फॉर मैथमेटिक्स. तो एबल प्राइज़ जो होता है, पहले तो आपको याद रखना है कि एबल प्राइज़ होता है किसके लिए. एबल प्राइज़ होता है किसके लिए? मैथमेटिक्स के लिए होता है. ये अवार्ड किसको किया गया? अर्जेंटाइन अमेरिकन लुइस कैफरेली को. याद रखिएगा, लुइस कैफरेली. एंड ही वॉज एन एक्सपर्ट इन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस. ही गॉट दिस एबल प्राइज़. एबल प्राइज़ इज ऑफ मैथमेटिक्स. एक तरीके से मैथमेटिक्स का नोबेल कहा जाता है एबल प्राइज़ को. ठीक है ना. तो दैट इज द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड इसको देता कौन है? तो दिस इज गिवन बाय द नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स. ठीक है ना. तो याद रखिएगा. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. चाइना बूस्ट साउथ पैसिफिक इन्फ्लुएंस विद सोलोमन पोर्ट्स डील. तो अब यहाँ पे एक चाइनीज़ कंपनी को एक डील कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है टू डेवलप अ की पोर्ट इन द सोलोमन आइलैंड. सोलोमन आइलैंड्स आपको पता होगा, यहाँ पे एक पैसिफिक ओशन का, साउथ पैसिफिक ओशन का बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है सोलोमन आइलैंड. तो सोलोमन आइलैंड के पोर्ट को डेवलप करने के लिए जो प्रोजेक्ट है वो चाइनीज़ कंपनी को दिया गया है. ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ. तो अगर हम पैसिफिक के आइलैंड्स देखें तो 3 पार्ट में डिवाइडेड हैं.
एक है माइक्रोनेशिया, एक है मेलानेशिया, एक है पोलिनेशिया। तो सोलोमन आइलैंड जब आप देखेंगे तो आपको मेलानेशिया का हिस्सा दिखेगा। दिस इज सोलोमन आइलैंड, आप देख सकते हैं सोलोमन आइलैंड यहाँ पर है। तो सोलोमन आइलैंड यहाँ पर है, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के इधर साइड ऊपर मेलानेशिया पार्ट लगता है, वहाँ पे सोलोमन आइलैंड है। माइक्रोनेशिया में मारियाना आता है, पलाऊ आता है, कैरोलिन आता है, मार्शल आइलैंड आता है, किरिबाती आता है। मेलानेशिया में न्यू गिनी, बिस्मार्क, सोलोमन आइलैंड, सेंटा क्रूज, वनुआतू, फिजी, न्यू कैलेडोनिया आता है। एंड पोलिनेशिया में आपका हवाई, तुवालू, तोकेलू, समोआ, तोंगा, कर्माडैक, आपका कुक्स आइलैंड है ना, तो ये सब आते हैं। ठीक है, ईस्टर आइलैंड, ये आप याद रखिएगा। आई होप यू विल रिमेंबर दैम एज वेल। इसके अलावा आगे मूव करते हैं। सोलोमन आइलैंड की न्यूज़ भी हो गई है लगभग आपकी, तो आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। तो यू कैन मूव हेड विद मी, यहाँ पे तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। चंद्रयान जो है वो आपका लाइकली टू बी लॉन्च इन मिड 2023। चंद्रयान 3 जो है, तीसरा लूनार मिशन जो है वो लॉन्च होगा मिड 2023 में, इसरो का कहना है। इसके अलावा आदित्य L1 मिशन के बारे में भी लिखा था, जो कि सोलार मिशन है। आप सबको पता है कि सोलर कोरोना फोटोस्फीयर को स्टडी करने के लिए आदित्य L1 मिशन है। एंड ये भी एक बहुत यूनिक मिशन है। L1 क्यों है? लैग्रैंज पॉइंट 1, आप सबको पता है लैग्रैंज पॉइंट कौन कौन से होते हैं? 5 लैग्रैंज पॉइंट होते हैं, देयर आर 5 लैग्रैंज पॉइंट टोटली। एंड लैग्रैंज पॉइंट वो पॉइंट्स है जहाँ पर कि रिलेटिवली इक्विलिब्रियम का कंडीशन है या स्टेबिलिटी का कंडीशन है। ठीक है ना, तो ये आप याद रखिएगा। आई होप यू विल रिमेंबर दैम एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। IAF पायलट शार्पन देयर स्किल एट एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर इन यूके। तो अभी रिसेंटली एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर जो है वो चल रही थी अंडर वे इन यूके, यूनाइटेड किंगडम में एक्सरसाइज चल रही थी। याद रखिएगा, कोबरा वॉरियर किसके साथ है? यूनाइटेड किंगडम के साथ है। इसमें वैसे मल्टीलेटरल था, ये बहुत सारी कंट्रीज़ थी, फिनलैंड, स्वीडन, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, US, सिंगापुर, फिनलैंड, ये भी सब भी थी। एंड यस, इसमें फिनलैंड, इंडिया और सऊदी पहली बार आए थे। फिनलैंड, इंडिया एंड सऊदी पहली बार आए थे। तो कोबरा वॉरियर याद रखिएगा, यूके में हुई थी, ये आप याद रख सकते हैं। प्रेसिडेंट कन्फर्स पद्म अवार्ड्स टू SM कृष्णा, कुमार मंगलम बिरला। तो यहाँ पे पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे SM कृष्णा जो है फॉर्मल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी थे, ही हैज़ बिन गिवन दिस अवार्ड पद्म विभूषण, याद रखिएगा। इसके अलावा पद्म विभूषण बालकृष्ण दोषी को दिया गया है ना, याद रखिएगा, बालकृष्ण दोषी वॉज ऑल्सो गिवन द पद्म विभूषण। आप सबको पता है कि ये आर्किटेक्चरल इनको नोबेल भी दिया जा चुका है, प्रिट्जगर प्राइज जिसको बोलते हैं। राकेश झुंझुनवाला जो कि आप सबको पता है कि ये स्टॉक मार्केट थे, पद्मश्री दिया गया है पॉस्थमसली। मिस्टर आदित्य बिरला ग्रुप के जो कुमार मंगलम बिरला जो है आदित्य बिरला ग्रुप के, उनको पद्म भूषण दिया गया, पद्म भूषण। इसके अलावा आपने जोधैया बाई बैगा का नाम सुना होगा, जोधैया बाई बैगा इज़ अ प्रोमिनेंट आर्टिस्ट ऑफ बैगा पेंटिंग एंड शी वॉज गिवन दिस अवार्ड। उषा बार्ले इज़ अ फॉर्मर पांडवानी एंड पंथी आर्टिस्ट, ठीक है ना, पांडवानी एंड पंथी आर्टिस्ट हैं, इनको दिया गया। रमन चेरुयाल, अ ट्राइबल फार्मर फ्रॉम केरला, इनका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी बड़ा योगदान था। इन सभी को पद्मश्री दिया गया जो अभी मैंने नाम बताए। तो आई होप यू विल रिमेंबर दिस एज वेल। इसके अलावा जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण दिया गया, ही वॉज नॉट प्रेजेंट इन द सेरेमनी, है ना, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, एंड ही वॉज नॉट प्रेजेंट इन द सेरेमनी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, वैसे पूरी लिस्ट ही आई होगी लेकिन यहाँ पे जितने आए मैंने आपको वो बता दिए। गवर्नमेंट विल अटेम्प्ट टू ओपन कॉरिडोर टू शारदा पीठ इन POK। तो अब शारदा पीठ जो कि आपका POK में सिचुएटेड है, माँ शारदा देवी टेम्पल है कुपवाड़ा जिले में, जो कि आपका POK रीजन में है, उसके लिए एक कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है। अमित शाह जी ने ऐसा बताया है। तो शारदा पीठ इज़ इन POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। करतारपुर कॉरिडोर की लाइंस में ही इसको भी ओपन किया जाएगा। शारदा पीठ एक रिवर्ट साइट है, हिंदू कम्युनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ लोकेटेड इन द नीलम वैली इन POK। तो कहाँ पे लोकेटेड है? नीलम वैली में लोकेटेड है, POK में, ठीक है ना, विच इज़ नियर द तीतवाल विलेज अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ कंट्रोल LOC इन कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे द कॉरिडोर लिंक, आप सबको पता है करतारपुर कॉरिडोर जो है वो लिंक करता है 2 सिख श्राइन्स को, डेरा बाबा नानक इन गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब एंड गुरुद्वारा दरबार साहिब इन करतारपुर, ठीक है ना।
जो कि पाकिस्तान में है। तो इन दोनों को उसी तरीके से शारदा पीठ को भी ज्वाइन करने के लिए, ताकि वहाँ पे भी जो हिंदू हमारे पिलग्रिम्स हैं वो जा सकें, इसके लिए बातचीत चल रही है। एंड ये वैसे तो ये कॉरिडोर वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया माँ शारदा देवी टेम्पल में कुपवाड़ा में, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो कि हुई, याद रखिएगा। बहुत ही फेमस टेम्पल है। इसके अलावा शारदा स्क्रिप्ट भी है वहाँ भी बहुत फेमस। शारदा स्क्रिप्ट इज़ द ओरिजिनल स्क्रिप्ट ऑफ कश्मीर विच हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर माँ शारदा। तो शारदा स्क्रिप्ट इज़ एक्चुअली द स्क्रिप्ट ऑफ ओरिजिनल स्क्रिप्ट ऑफ कश्मीर विच वॉज नेम्ड आफ्टर माँ शारदा ओनली। तो ये आप चीज़ें याद रख सकते हैं। होप यू विल रिमेंबर दैम एज वेल। व्हाट इज़ द IPCC सिंथेसिस रिपोर्ट एंड व्हाट डज इट से। अब आप सबको पता है कि IPCC यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उसने अपनी सिंथेसिस रिपोर्ट रिलीज़ की है, जिसको 6th असेसमेंट साइकिल के बाद सिंथेसिस रिपोर्ट रिलीज़ की है, ठीक है ना। और the report emphasized on the need to reduce greenhouse gas emissions to adapt to human caused climate change। मतलब उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर के रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो टेम्परेचर आप 2 डिग्री से कम करना चाहते थे या 1.5 डिग्री से कम करना चाहते थे, 1.1 डिग्री देखो ऑलरेडी बढ़ चुका है। इनका कहना था कि 1.1 डिग्री तो ऑलरेडी रीच कर चुका है और 2030 तक वो अपने 1.5 इसके लेवल को भी ब्रीच कर जाएगा अगर आपने स्टेप्स नहीं लिए तो। सिंथेसिस रिपोर्ट का अगर मैं फॉर्मेशन बताऊँ कैसे बनी है, कंपाइलेशन कैसे हुआ, तो 6th असेसमेंट रिपोर्ट जो था ये बेस्ड था ऑन 3 वर्किंग ग्रुप्स। IPCC का 6th असेसमेंट रिपोर्ट 3 वर्किंग ग्रुप थे। पहला वर्किंग ग्रुप था जो कि एवेल्युएट कर रहा था फिजिकल साइंस बेसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज, फिजिकल साइंस साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज। वर्किंग ग्रुप 2 जो था वो इवेल्युएट कर रहा था इम्पैक्ट, अडेप्टेशन एंड वल्नरेबिलिटी को। और वर्किंग ग्रुप 3 जो था वो इवेल्युएट कर रहा था मिटिगेशन को, किस तरह से मिटिगेट करेंगे। फिर रिपोर्ट ने अभी रिसेंटली अर्जेंसी हाईलाइट की है कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को ड्रास्टिकली रिमूव करना अगर वो लिमिट करना चाहते हैं ग्लोबल टेम्परेचर बाय 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल लेवल। IPCC की वार्निंग के बाद भी उनका ये कहना है कि ऑलरेडी 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ चुका है, तो और अब ज़्यादा बढ़े इससे पहले अपने को बहुत ज़्यादा स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। टेम्परेचर ना बढ़ने पाए इस कारण से कंट्रीज़ को तुरंत कार्बन न्यूट्रल होने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन की है। इसके अलावा एक पॉइंट और उन्होंने मेंशन किया है क्लाइमेट जस्टिस का। क्लाइमेट जस्टिस क्यों? क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन डेवलप्ड कंट्रीज से हुआ है उसका नुकसान किसको भुगतना पड़ रहा है? जो नॉन डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको, क्योंकि वो ना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया ग्रीन हाउस गैस एमिशन में और उनको सबसे ज़्यादा ब्लंट भी उन्हीं को फेस करना पड़ रहा है। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। तो क्लाइमेट जस्टिस की बात की गई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट ज़रूरी है। रिपोर्ट में, सिंथेसिस रिपोर्ट में मेंशन किया कि डेवलपमेंट ज़रूरी है, बट डेवलपमेंट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। दोनों को साथ लेकर के चलना है। तो इसके लिए क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट की बात की है, क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट की बात की। आई होप यू विल रिमेंबर दैट। प्रोटेस्ट इन फ्रांस ओवर पेंशन रिफॉर्म्स। अब फ्रांस में क्या किया है, जो पेंशन की एज है वो 62 से बढ़ा करके 64 कर दी गई है। इस कारण से वहाँ पर थोड़ा सा इशू चल रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है। इसका रीज़न क्या है? फ्रांस में जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा एजिंग पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा एज कर रही है ना। तो वर्किंग पॉपुलेशन वहाँ पे कम बची है, रिटायरमेंट वाली पॉपुलेशन ज़्यादा बची है। तो पूरा वर्किंग पॉपुलेशन को होल्ड करना पड़ेगा रिटायरिंग पॉपुलेशन को, ऑब्वियस सी बात है। इस कारण से वहाँ पे ये बैलेंस बन नहीं पा रहा है, ठीक है ना। तो इस कारण से जो एज है उसको बढ़ाया गया था, बट उसके काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहे हैं फ्रांस में। तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। द रोड टू एंडिंग ट्यूबरकुलोसिस। अब आप सबको पता है यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस के बारे में कि इंडिया में सबसे ज़्यादा डिसीज़ बर्डन टीबी का है ना इंडिया में। अब ऑथर ने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे 3 की एरियाज़ हैं जिन पे हमको फोकस करने की ज़रूरत है अगर हमको ट्यूबरकुलोसिस फ्री होना है 2030 तक। 2030 तक अगर हमको ट्यूबरकुलोसिस एंड करना है तो हमको 3 चीज़ों पे ध्यान देना है। पहला जो चीज़ ऑथर ने यहाँ पे बताया, या 3 ही पॉइंट बताए मेन। पहला जो चीज़ ऑथर ने बताया है वो ये बताया कि वैक्सीन, एडल्ट टीबी वैक्सीन। अभी जो वैक्सीन अवेलेबल है वो बच्चों को दी जाती है। ऑथर ने कहा कि जैसे हमने कोविड में एक साथ मिलकर के काम किया और यहाँ पे इतनी सारी वैक्सीन्स का डेवलपमेंट किया, तो वैसे तरीके से एक अडल्ट टीबी वैक्सीन के भी डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है। दिस इज़ व्हाट द ऑथर सेज, ठीक है। दूसरी चीज़ जो ऑथर कह रहा है उसका ये कहना है कि सेकंड थिंग इज़ थेरेपेटिक बेस को चेंज करने की ज़रूरत है। मतलब कि
एक तो वैक्सीन होगी, दूसरा दवाई, जो दवाई है वो भी हमको डेवलप करना है, ठीक है ना, क्योंकि जो थेरेपेटिक एजेंट है टीबी के वो भी हमको अगर नए हम डेवलप कर पाए, एंटी टीबी ड्रग्स डेवलप कर पाए, है ना, तो उनका यूज़ किया जा सकता है, ठीक है ना। एंड कॉस्ट भी हमको कम करनी है एंड प्रोडक्शन कैपेबिलिटी भी बढ़ानी है, तो दोनों चीज़ों को ध्यान देना है। तीसरा उनका ये कहना ऑथर का कि हमको डायग्नोस्टिक्स में अभी रिसेंटली हमको बहुत ज़्यादा एक ब्रेक थ्रू मिला है, जिसमें 90 सेकेंड रिपोर्टिंग 95% एक्यूरेसी डायग्नोस्टिक्स आ गया है टीबी के लिए, तो पूरा उसको यूनिवर्सल करने की ज़रूरत है। एआई असिस्टेड हैंडहेल्ड रेडियोलॉजी है, एआई असिस्टेड हैंडहेल्ड रेडियोलॉजी, जिसमें 90 सेकंड में 95% एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट आ जाता है, तो उसको हमको यूनिवर्सल करना है। एंड कुछ हमको अनऑब्स्ट्रूसिव होम लेवल स्क्रीनिंग एंड मॉनिटरिंग का भी हमको यूज़ करना पड़ेगा, वो भी यूनिवर्सलाइज करना पड़ेगा। तो दीज 3 थिंग्स हैव बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर। और दूसरा जो आर्टिकल है वो है अमेरिका की पावर वेस्ट एशिया में कैसे घट रही है। तो ये देखो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ था, अमेरिका की पावर घटने का रीज़न ये था कि वेस्ट एशिया का जो मतलब वेस्ट एशिया में एक तो इंटरेस्ट बहुत कम हो गया था अमेरिका का, डीप्रायोरिटाइजेशन हो गया था अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका अब इंडो पैसिफिक एंड ये पैसिफिक की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा था, ये एक रीज़न था। दूसरा रीज़न ये है कि अमेरिका ने सब कुछ वहाँ पर इसराइल के हाथों छोड़ रखा है। वेस्ट एशिया में सारी की सारी जो उनका पूरा है अमेरिका ने वो इसराइल के ऊपर छोड़ रखा है, और इसराइल खुद अमेरिका को कहीं ना कहीं लिमिट करता है। इसराइल खुद बहुत ज़्यादा अमेरिका के फेवर में नहीं चलता है, लिमिट करता है। तो इस कारण से एक ये दूसरा रीज़न है कि क्यों अमेरिका वेस्ट एशिया में वो हो रहा था, डीप्रायोरिटाइज हो रहा था, ठीक है ना। ऑथर ने हालांकि लास्ट में ये ज़रूर कहा कि अमेरिका पूरी तरीके से तो ऑब्वियस बात है नहीं खत्म हो सकता, क्योंकि अमेरिका के बहुत सारे बेसेस अभी भी हैं, लेकिन अमेरिका एकमात्र पावर अभी वहाँ नहीं है जैसे कि पहले हुआ करता था। अब चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ गया है। इनफैक्ट चाइना का इन्फ्लुएंस हमने देखा किस तरीके से ये आपका सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में उन्होंने डील करा दी, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स हैव बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज़ इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।